आप सभी को स्वागत है गुरुकुल यूपीएससी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 3 में। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूसली बात करें, इससे पिछले में हम लोग बात किए थे जीएस पेपर 1 और 2 पे बात हो गई। अब जीएस पेपर 3 पे हम लोग बात कर रहे हैं। यूपीएससी ने जो आपको जो मेंशन किया है जीएस पेपर 3 में, इसमें 20 यूनिट है। उसमें जो मेंशन किया है वो डायरेक्टली कि मतलब प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ये मतलब यूपीएससी ने बताया है। ये आपका मतलब एक सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसे ब्रेक डाउन करेंगे आप, जैसे कि इकोनॉमिक्स में ही मतलब सिर्फ 10 यूनिट है, 20 यूनिट जीएस पेपर टोटल है, जिसमें से 10 यूनिट आपका जो है सिर्फ इकोनॉमिक्स है। उसमें आपको सारा मतलब ये योजना हो गया, बजट हो गया, जितना भी सारा चीज़ है वो सारा है उसमें। टैक्स वगैरह ये सब, जीएसटी, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, ये सब मतलब जो भी आपको सारा उसमें 10 यूनिट वो मतलब क्लासीफाई किया। जीडीपी, नेशनल इनकम वगैरह ये सब जितना है सारा। फिर आपको जो है मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर आपको मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटीज है। उसी में सारा आपको फिर 10 यूनिट में ये 5 सब्जेक्ट आपको है। तो हम लोग चलिए अब यूनिट वाइज करके हम लोग अब देखने जा रहे हैं। जैसा कि मेरा ये अप्रोच है कि जितना भी मतलब ये रेड कलर में जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये आपको एक ना एक क्वेश्चन हर साल आप प्रीवियस ईयर्स उठा कर देख ली, या तो मेंस या पीटी में 1 से 2 क्वेश्चन बना है वहाँ से। तो उसी अप्रोच से चलेंगे। जब इसका फाइनली जब क्लास हम लोग जब मतलब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़मीनी स्तर से 2023-24 वालों के लिए, तो करंट बेस पूरा रहेगा। जैसे कि मेरा अभी प्रोसेस चल रहा है कि मतलब इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 4 क्लास को ऑन करने का, लेकिन जिसमें सबसे पहले क्लास ऑन करने का प्लानिंग चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, जो कि करंट स्टैटिक दोनों पोर्शन से लेकर के रहेगा, ताकि जो 2023 में देने वाले हैं उनके लिए बेनिफिट हो सके। तो ये दो मेरा अप्रोच है। तो उसी तरीके से चलिए बिना लेट के हम लोग बात करते हैं इसका। इसमें देखिए यहाँ जो है ये मतलब टोटल 20 यूनिट है। ये टोटल 20 यूनिट है। इसमें से फर्स्ट यूनिट जो आपको मतलब है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों की जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। इसमें ये जो आपका ये जो योजना है ना, इसमें मतलब आपका सारा आ जाएगा। अब जैसे भारतीय इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसी में आपको आ जाएगा मतलब मैक्रो इकोनॉमी, ये सब सारा इसी में आ जाएगा। जैसे समष्टि वगैरह, ये सब जो सेंटेंस जो आप सुने हैं ना कि समष्टि अर्थव्यवस्था, ये सारा चीज़ें हम लोग इसमें देख लें। अब योजना में जो है आपको सारा चीज़ आ जाएगा। जैसे पंचवर्षीय योजना आ जाएगा, फिर नीति आयोग आया था उसके जगह पे रिप्लेस करके, तो वो भी आ जाएगा इसमें। जितना भी सरकार की योजना वगैरह है सब सारा इसमें आ जाएगा। अब संसाधन रिसोर्सेज में फिर सारा चीज़ आएगा। फिर सब विकास, फिर जैसे कि ये रोजगार, अब रोजगार में मतलब दोनों चीज़ आ जाएगा आपको, मतलब बेरोजगारी और फिर रोजगार। इसमें यहाँ क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब सारा चीज़ मतलब इसमें आ जाएगा। अब यूनिट जो 2 है आपका, इसमें है मतलब समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। अब इससे मतलब क्या क्या इम्पैक्ट है वो सारा चीज़ देखेंगे। अब ये तीसरा यूनिट जो आप देख रहे हैं इसमें सरकार की बजट, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 2023 अगर देना है तो ये जो बजट आती है तो ये बिल्कुल करंट बेस रहता है। बस थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन चलते हैं कि जो बजट पेश करने जाता है तो उस थैला को क्या कहते हैं, वो प्रथम जो थैला जो पेश किया गया था बजट अंग्रेजों के टाइमिंग में, तो उस थैला क्या चीज़ का बना हुआ था, तो वो स्टैटिक पोर्शन हम लोग देख लेंगे, उसके लिए आप घबराए नहीं। लेकिन जो रियलिटी में जो मतलब करंट बेसिस जो रहेगा कि भारत सरकार जो मतलब अभी जो 23-24 जो बजट पेश करेगा, अभी जैसे कि आपको भी पता है कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो फिर उसके बाद जो मतलब बजट जब पेश किया जाएगा नया साल में आने पे, तो फिर वहाँ हम लोग पूरा करंट बेसिस देखेंगे। और उससे बेटर जो है जो यूपीएससी से जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, इंडिया एयर बुक से बनता है, तो हम लोग वहाँ का भी जो है मतलब पूरा देखेंगे। अगर योजना पे अगर इकोनॉमिक्स में जहाँ पे भी बना है ना, इंडिया एयर बुक से बना है क्वेश्चन पीटी या मेंस में, तो हम लोग उसी डायरेक्ट इंडिया एयर बुक ही मतलब कोशिश करेंगे करवाने का। तो अब यूनिट हम लोग 4 जो देख रहे हैं इसमें, मुख्य फसलें देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद, भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधित विषय और
बाधाएं, जैसे कि इसमें हम लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये चीजें जो हम लोग, ये फसल हम लोग देखेंगे क्या पैटर्न कर रहा नहीं रहा। अब जैसे सिंचाई को भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि मतलब कि जिस तरीका से मतलब वाटर का कमी हो रहा है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसी कारण से कि मतलब जैसे कि जो कि ट्रेडिशनल जो हमारा जो मतलब खेत का जो मतलब पटाने का जो संसाधन होता था, कुआं, और गांव क्षेत्र में जो मतलब कुएं से और दौंग बना करके वो जो मतलब काम करते थे हम लोग खेतों में, कि ताकि मतलब उससे जो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था और काम बहुत कम हो पाती थी। तो अब नलकीप आया है आधुनिकीकरण के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम लोग उसमें पूरा सिंचाई पे भी पूरा बात करेंगे। जैसे परिवहन पे हम लोग बात करेंगे, फिर कृषि एग्रीकल्चर पे हम लोग पूरा बात करेंगे, उसमें सारा जो भी मतलब समस्याएं हैं नहीं है वो सारा चीज़ हम लोग बात करें। फिर किसान, जैसे कि मतलब जो इसमें जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो आना चाहिए किस हिसाब से, वो सारा हम लोग बात करेंगे इसमें। अब यूनिट हम लोग 5 का अगर बात करें तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, जो अब जिसे हम लोग जो बात कर रहे थे, जो किसान जो मतलब आंदोलन हुआ था, इसी पे हुआ था। ये भी हम लोग पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि क्यों, क्या, कैसे हुआ, नहीं हुआ, सारा से संबंधित विषय। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिक मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र। इसमें जो भी है मतलब सारा हम लोग देखेंगे, जैसे बफर स्टॉक वगैरह हो गया, फिर जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कृषि का जो सहायता होना चाहिए, एमएसपी जो है, इसमें कैसे मतलब सब्सिडी वगैरह दी जाती है वो देखेंगे। फिर जन वितरण पे मतलब जो प्रणाली का जो उद्देश्य था वो हम लोग देखेंगे। फिर मतलब भूमि सुधार वगैरह ये सब पूरा हम लोग इसमें देखेंगे। बफर स्टॉक देखेंगे। खाद्य सुरक्षा, जो खाद्य सिक्योरिटी जो हमारा है वो कैसे वर्क कर रही है, क्या इसमें होता है, नहीं होता है, कौन मेंबर होता है, ये सब सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह का क्या है। फिर पशुपालन से संबंधित, जैसे कि मतलब गाय पशुपालन हो गया, फिर भेड़ हो गया, फिर मत्स्य पालन हो गया, ये सब सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे क्या इसका है। जैसे फिर हम लोग यूनिट 6 का अगर बात करें तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रधान है। ये भी हम लोग फिर देखेंगे। फिर यूनिट 7 में जो आपको यूपीएससी कह रहा है कि भारत में भूमि सुधार। अब जैसे कि भारत में भूमि सुधार की जो बात करें, यूपीएससी की एक खासियत है सिलेबस का, जैसे आप चारों यूनिट को, सॉरी चारों पेपर का अगर आप देखेंगे ना, जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक, तो वो चारों पेपर में एक लिंक आपको कॉमन मिलेगा कि अगर जो चीज़ आप यूपीएससी का पेपर फर्स्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं ना, जीएस पेपर फर्स्ट में, वो आपको कहीं ना कहीं 2 में लिंक मिलेगा, और जो 2 में पढ़ रहे हैं ना वो आपको 3 में मिलेगा, जो 3 में पढ़ रहे हैं ना वो 4 मिलेगा, जो 4 में आप पढ़ रहे हैं ना वो 1 में मिलेगा, 3 में मिलेगा, 2 मिलेगा। ये इसका एक खासियत है। अब इसलिए भूमि सुधार अगर आप बात कर रहे हैं तो आप याद कीजिए नेहरू जी के समय में जो लैंड रिफॉर्म की जब बात की गई थी, अब इसी को आप जोड़ लीजिए, ये पेपर 2 में चला गया ना, अब इसी को जोड़ दीजिए फिर मतलब हिस्ट्री से, जिसमें मतलब जैसे कि अब क्यों मतलब इसकी आवश्यकता पड़ा, जैसे कि मनसबदारी पर था, ये वो बहुत सारा जो था, एकतादारी बंदोबस्त, तो वो सबको देखते हुए जो है मतलब राजशाही वगैरह जो था, तो इसलिए मतलब लैंड रिफॉर्म के मतलब काम करना पड़ा। तो अब ये आपको पॉलिटी से भी मिल जाएगा कि कौन से आर्टिकल में कैसे क्या किया गया था, नहीं किया गया था। तो ये इसकी खासियत है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा। अब जैसे कि जीएस पेपर यूनिट 8 की अगर हम लोग बात करें, उदारीकरण, ये तो भाई आप तो जान ही रहे हैं कि किस तरीका से, जैसे एलपीजी ये गैस के बारे में मत समझिएगा, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एलपीजी की बात कर रहा हूँ। तो उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब जैसे कि उदारीकरण जो हुआ वैश्विक स्तरीय पे, तो इसका भारत पे, जैसे मतलब कल मैंने जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीका से अगर मान लीजिए कि ईरान और इराक में अगर किसी कारण युद्ध होता है तो वैश्विक लेवल पे भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कि मतलब जैसे कि उसको तेल खरीदने में या फिर मतलब किसी तरीका से ये सब सिचुएशन में क्या मतलब उनको दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये मतलब कह रहा है कि उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव,
और तो उसमें मतलब जैसे कि हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वैश्विक लेवल पे जब इकोनॉमिक पर जब प्रभाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम भी तो वैश्विक लेवल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो भी मतलब आयात और निर्यात जो होता है सामानों का, तो वो तो वहीं से होता है, क्योंकि हम तो डायरेक्टली अपने खुद ही मतलब मतलब उत्पाद करके और खुद ही उपभोक्ता भी नहीं बनते हैं। हम तो ज़्यादातर के जो मतलब विदेशों पे ही मतलब डिपेंडेंट है, कि मतलब हम उपभोक्ता ज़्यादा कर रहे हैं, किसी चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, उसको तो बना हम लोग तो नहीं रहे हैं। तो इस कारण से ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। अब जैसे ये जो औद्योगिक नीति है, मतलब इसका क्या जो एक सिस्टम होना चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, क्या इसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्या न्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको आपको प्रोडक्शन करने में 10 रुपये लग रहा है इंडिया में, अगर इसे आप बना रहे हैं 10 रुपये, सपोर्ट डेट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, 10 रुपया में ये बन रहा है, और कोई अगर बाहर कंट्री का जो है इसे मतलब 5 रुपया में ही आपको दे रहा है, और उसका मतलब टैक्सेस वगैरह लगा करके ही 10 रुपया आपको जब यहाँ हो रहा है, तो फिर आप किस लिए जो है मतलब इसको प्रोडक्शन कीजिए। अगर इसको प्रोडक्शन करने में फिर आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा आपको फिर केमिकल रिएक्शन होगा, फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, फिर क्लाइमेट पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, फिर प्रदूषण होगा। फिर इससे बेटर है कि डायरेक्ट आप वहीं से अडॉप्ट कर लीजिए, मंगा लीजिए। और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो इसी में ही आप कुछ ऐसा मतलब अपने आप में मतलब कुछ खोज कीजिए, कुछ नया कीजिए, जो कि मतलब प्रदूषण से भी आप बचिए और कम पैसा मतलब इसको प्रोडक्शन आप कर लीजिए, और फिर आपका फिर जो है मतलब स्वदेशी भी विकसित होगा, आपका टेक्नोलॉजी भी विकसित होगा, और परमानेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी विकसित होगा। तो इस चीज़ को मतलब फिर यहाँ ध्यान देने योग्य है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल विस्तार से बातें करेंगे क्लास में। अब यहाँ यूनिट 9 आप देखिए, तो बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पतन, रेलवे आदि। इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे क्या है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब जो है ट्रेडिशनल ऊर्जा, जैसे यूरेनियम से भी हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, फिर कोयला को भी यूज करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। तो ये सब पे क्या मतलब जैसे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। फिर उसी तरीके से बंदरगाह, जैसे कि मतलब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से अगर मतलब जोड़ने के लिए, अगर जैसे कि वायुयान से अगर हम किसी चीज़ को अगर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे जो है मतलब जैसे कि इसके लिए बंदरगाहों के लिए हमारे भारत सरकार जो है नदी जोड़ परियोजना भी चलाया है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे, क्या उसका मतलब डिसीजन है, क्या मतलब सही है नहीं है, वो सारा चीज़ उसका देखेंगे हम लोग। फिर अब जैसे सड़क मार्ग, जैसे कि जितना भी नेशनल हाईवे है, ये सब सारा हम लोग बात करेंगे। अब जैसे विमान पे मतलब जितना भी है सारा वो हम लोग बात करें। फिर रेलवे पे मतलब जो अभी इसमें सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे प्राइवेटाइजेशन की बातें ये सब जो हो रही थी, पूरा करंट अपडेट से इसमें बात करेंगे। अब जैसे इसमें यूनिट 10 का अगर बात करें तो ये निवेश मॉडल है। निवेश के मतलब आप तो खुद ही समझ रहे हैं कि इन्वेस्ट, अब मॉडल का मतलब समझ ही रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसमें मतलब जैसे क्या जो है मतलब इन्वेस्ट करके उसे क्या हम इनपुट करके क्या आउटपुट हम निकाल पा रहे हैं, क्या आपने मतलब जैसे कि रोजगार के क्षेत्र में किसी चीज़ को प्रोडक्शन के क्षेत्र में कितना लेबर फोर्स लगेगा, कितना टेक्नोलॉजी लगेगा, वो सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ मेंशन करके देखेंगे, मतलब बिल्कुल विस्तार रूप से हम देखेंगे इसको। अब जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये यूनिट 10 तक जो हो गया ना, ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, ये पूरा आपका इकोनॉमिक्स का हो गया। अब यहाँ से जो आप जो देख रहे हैं ना 3 यूनिट, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये मतलब आपका विषय है। अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कि आप जान लीजिए कि उसमें आपको इसरो भी पढ़ना है, DRDO भी पढ़ना है, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है। फिर इसी में आपको मतलब बहुत सारा जैसे कि IVF जिसे हम लोग कहते हैं ना, कि मतलब मूवी भी बहुत सारा इस पर बन चुका है, कि मतलब पेट किसी और का, और स्पर्म से मतलब जैसे फर्टिलाइज करा करके मतलब IV जो होता है उसे मतलब बच्चा कैसे किया जाता है, वो सारा चीज़। तो इसमें बहुत सारा मूवी भी बन चुका है। तो ये सब सारा टेक्नोलॉजी मतलब जितना भी सारा हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें राफेल हो गया, मिराज सुखोई 30 हो गया, ये सब जितना भी हो सब सारा हम लोग देखेंगे। फिर टैंक हो गया, फिर मिसाइल वगैरह हो गया, ये सब जितना सेटेलाइट वगैरह ये सब जितना हो गया सारा हम लोग टेक्नोलॉजी में देखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी देखेंगे, ये सबसे सारा देखेंगे। चलिए हम लोग इसका सिलेबस पे जरा बात कर लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये तो मान लीजिए एकदम एक ना एक क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है इसमें से। तो ये सब ये हम समझिए पूरा भी आए हैं, तो ये हम पूरा करवाएंगे, आप फिक्र ना करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और
रोजमर्री के जीवन पर इसका प्रभाव। जैसे ये यूपीएससी आपसे पूछना चाह रहा है ना कि रोजमर्री के जीवन पर इसका प्रभाव, जैसे कि रोजमर्री मतलब जो एवरीडे जो लोगों का जो मतलब जीवन जो व्यतीत करने का जो मतलब दिनचर्या है, उसमें मतलब इसका रोल क्या है, इसका भूमिका क्या है टेक्नोलॉजी का, कि जो मतलब जीवन यापन कर सके, क्या मतलब इसमें और बेटर किया जा सके, क्योंकि मतलब लोगों का दिनचर्या उनका सुधर सके, उनका इकोनॉमिक पावर बढ़ सके, उनका रोजगार स्वरोजगार मतलब बढ़ सके, देश से जो है मतलब गरीबी मुक्त की जा सके, हर नागरिक का जो है मतलब इकोनॉमिक पावर उसका बढ़ाया जा सके, जीडीपी उसका बढ़ाया जा सके उस देश का। तो ये पूरा हम लोग इसमें पूरा बात करेंगे कि मतलब क्या मतलब एक व्यक्ति पे मतलब कितना प्रभाव डालेगा ये चीजें। यूनिट अगर 12 के हम लोग बात करें तो इसमें यूपीएससी कह रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। अब जैसे इसमें हम लोग जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि पोखरण मिसाइल के क्षेत्र में अगर देख लिया जाए तो पोखरण में हम लोग जो मतलब प्रशिक्षण किए थे, ये तो आपको भी पता है, इस पर भी मूवी बन चुका है, आप लोग तो देखे ही होंगे। ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर मतलब भारतीयों ने इसमें मतलब क्या क्या किया है, जैसे हमारे मिसाइल मैन साहब जो है मतलब श्री माननीय कलाम साहब जो है मतलब बहुत कुछ दे करके गए हैं, अग्नि 1 2 3 4 5 दे के गए हैं मिसाइल मैन। तो इसमें हम लोग सारा पूरा बात करेंगे इसमें बात करेंगे रूप प्रौद्योगिकी का विकास, देशज रूप प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें जो मतलब जैसे कि नई नई अभी टेक्नोलॉजी जैसे मतलब क्या आया है, ये सब सारा चीज इसमें हम लोग देखेंगे। और जैसे कि यूनिट 13 की अगर बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, अभी हम आपको बात बताए थे ना कि अंतरिक्ष पे मतलब क्या क्या इसमें हुआ है, सैटेलाइट वगैरह सब सारा देखेंगे हम लोग। फिर कंप्यूटर में फिर का रोबोटिक। अब रोबोटिक में भी आपको पता है कि मतलब कि जैसे कि हम लोग का जो सेल फोन है वो क्या हम लोग हाथों से बनाते हैं, उसकी छोटी छोटी जो मैक्रो जो वायर वगैरह होता है, जो उसमें सेटिंग जो की जाती है, वो सारा मतलब रोबोटिक काम करता है वो सारा चीज़। तो वो हम लोग रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी हम लोग देखेंगे। अब बहुत सारा मतलब इसमें जो विवाद भी रहा है कि एक नौकर के रूप में रोबोट को आप रख ले तो मतलब आने वाली जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी में क्या रोबोट मानव सभ्यता के लिए खतरा का निशानी बन सकता है। तो ये सब सारी चीज़ों की हम लोग पहलुओं पे भी बात करेंगे। अब नैनो टेक्नोलॉजी में जैसे कि हम लोगों का जो ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन होता है, तो वो मेडिकल लाइन में ब्रेन ट्यूमर को मतलब ऑपरेशन में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में यूज करते हैं उसको, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात करें हम लोग तो जो हम लोग जो रेलवे में हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी जो है, तो रेलवे में हम लोग जो बायो टॉयलेट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें, तो बायो टॉयलेट में ही मतलब ये प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है बायोटेक्नोलॉजी का। और भी बहुत क्षेत्रों में यूज की जाती है, बट लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दिया हूँ कि रेलवे में जो मतलब एक नई तकनीक की खोज होने के कारण जिस तरीका से प्रदूषण हवाओं में स्वच्छ मतलब बिखरता था ट्रेन चलने पे, तो उस चीज़ को कंट्रोल किया गया है। मतलब ये हमने तकनीक डेवलप की है कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी के कारण उसको ये किए हैं। और बौद्धिक संपदा अधिकार जो IPR जो आपका मतलब ये हो गया, ये फिर बात करेंगे इसमें संबंधित विषय के संबंध में जागरूकता। तो ये हम लोग सारा इसमें बात करें। अब हम लोग ये 14 यूनिट देख रहे हैं। यूनिट 14 में जैसा कि हम आपको बताए ही थे कि इसमें 5 सब्जेक्ट है, तो ये 14 यूनिट हम लोग ये बात करें, ये पर्यावरण पे है, संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव और आकलन। यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन आपका एक बनता है, पर्यावरण से भी प्रदूषण से भी यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन पीटी में। अब यूनिट 15 में जो हम लोग देख रहे हैं ये आपदा प्रबंधन है, आपदा और आपदा प्रबंधन, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेंस का है पूरा टॉपिक। ये आपका यूनिट 16 जो देख रहे हैं ये भी पूरा मेंस का ही है। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। यूनिट 17 में जो है आपका आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। जैसे कि इसमें आपको माओवाद, फिर ये सब जो क्षेत्रीय जितना भी मतलब उग्रवाद वगैरह है ना, ये सब सारा इसमें आपका आ जाएगा। यूनिट 18 में अगर आप देखेंगे तो संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को
चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क, साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा, बुनियादी बातें, धन शोधन और इससे रोकने की मतलब बात इसमें की जाएगी। जैसे कि इसमें आप साइबर सेल वगैरह ये सब की बात है, सारा इसमें मतलब जो भी है सारा अपडेट्स वगैरह देखना पड़ेगा। इसमें स्टैटिक पोर्शन पूरा देखना पड़ेगा। इसमें पूरा नेटवर्किंग वगैरह सब सारा है, जो मतलब इंटरनल सिक्योरिटीज का जितना भी सारा वो देखना पड़ेगा। अब यूनिट अगर 19 की अगर हम लोग बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे कि मतलब जो नेशनल जो सीमा क्षेत्र जो बनता है, जैसे कि भूटान वगैरह ये सब से, नेपाल से जो हम लोग का जो होता है इतना गड़बड़, वो सब बांग्लादेश से। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनके प्रबंधन, संगठित अपराध, आतंकवाद के बीच संबंध। जैसे आतंकवाद में जैसे टोडा पोडा जितना भी था वो सब सारा हम लोग देखेंगे वो सब क्या होता है। फिर यूनिट हम लोग 20 की अगर बात करें तो विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। जैसे कि सुरक्षा बल में जैसे जितना भी हो गया, अर्धसैनिक बल वगैरह ये सब जितना हो गया, सीआरपीएफ, एसएसबी वगैरह, बीएसएफ, ये सब जितना सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। पुलिस बल ये सब किस तरीक़ा से किसको जो है हम लोग कैसे क्या मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं सारा पूरा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जीएस पेपर 4 पे हम लोग बात करेंगे, यानी इथिक्स पे हम लोग बात करेंगे। 3 तो ये कंप्लीट हो गई है, तो जस्ट इसके बाद ये करेंगे। तो इसे लाइक और शेयर करते चले, सब्सक्राइब करते चले। और जो इसका मतलब रियलिटी में जो इसका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से जो मतलब थोड़ा सा वीकनेस है उनके तक ये लिंक को पहुंचाएं और पढ़ने का मौका उन्हें भी दे। एक बेहतर तरीक़ा से हम लोग क्लास भी स्टार्ट करेंगे, किसी तरीके कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते चले और कमेंट में बताते चले कि और क्या मतलब इनोवेशन हो सकता है। आप अपना कमेंट में राय दें कि हाँ इस टॉपिक पे सर मतलब आप लाइए वीडियो को। चलिए ओके, पढ़ते चलिए। गुड, बेस्ट ऑफ लक।